एंड वेलकम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। मैं प्रवीण कुमार स्वागत करता हूं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। आज हम जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं वो हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे लीनियर अलजेब्रा के, ठीक है, जो नेट के एग्जाम में दिसंबर 2019 में आए हुए हैं उनका सोल्यूशन हम करने वाले हैं। जो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे वो होंगे पार्ट बी के, ठीक है। जो इस वीडियो लेक्चर में जब होल क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं वो पार्ट बी से होंगे, ठीक है। मतलब जो उनका आंसर है वो एक होगा, चारों में से एक आंसर ठीक होगा, ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारे पास, फॉर टी बिलोंगिंग टू आर द सेट ऑफ रियल नंबर डिफाइन ए मैट्रिक्स दिस whose name is m of t, then which of the following statement are true, ठीक है। इनमें से हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट है वो ट्रू होगी, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन में बोलता है कि जो डिटरमिनेंट ऑफ एम टी का इज ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इन टी, टी में एक पोलिनोमियल होगी जिसकी डिग्री कितनी होगी, 3 होगी। द फर्स्ट ऑप्शन इज दिस। सेकंड ऑप्शन, द डिटरमिनेंट ऑफ एम टी इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल वैल्यू ऑफ टी बिलोंगिंग टू द सेट ऑफ रियल नंबर। थर्ड में बोलता है जो डिटरमिनेंट ऑफ एम टी इज 0 फॉर इनफाइनाइटली मैनी वैल्यू ऑफ टी, and the fourth option is determinant of mt is 0 for exactly 2t belonging to r। 2t के लिए हमारे पास इसका determinant 0 होगा। So this is the question। Now come to the solution part, ठीक है। solution पे आते हैं। हमारे पास जो given matrix है वो हमें given है m of t is equal to 1t 0 1 1 t square and 0 1 1। Now the fourth option depend upon the determinant of mt. So first of all we find out the determinant of mt. So from here expanding this determinant of mt, then determinant of mt is equal to expanding along the C1, ठीक है। C1 के कोरस्पॉन्डिंग इसको एक्सपेंड करेंगे या फिर हम R1 के कोरस्पॉन्डिंग एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो 1, ठीक है, 1 माइनस टी स्क्वेयर, फिर हम इसके कोरस्पॉन्डिंग करेंगे तो माइनस टी, और ये होगा 1, ठीक है, 0 into 0, तो ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस टी स्क्वेयर माइनस टी। सो दिस इज द डिटरमिनेंट, ठीक है, डिटरमिनेंट ऑफ एम टी। अब ये इसका डिटरमिनेंट आया है, इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस टी स्क्वेयर माइनस टी प्लस 1, ओके। अब ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है टी में, लेकिन फर्स्ट में बोलता है कि एक पोलिनोमियल होगी जिसकी डिग्री 3 होगी, तो इसका मतलब है फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट है। सेकंड में बोलता है कि डिटरमिनेंट 0 होगा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ टी। इफ वी टेकिंग डिटरमिनेंट ऑफ एम टी इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट माइनस टी स्क्वेयर माइनस टी प्लस 1 इज इक्वल टू 0। फ्रॉम हेयर टी स्क्वेयर प्लस टी माइनस 1 इज इक्वल टू 0। और यहाँ से अगर हम वैल्यू फाइंड आउट करें टी की, तो किस किस वैल्यू के लिए 0 होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके 2 रूट आएंगे, तो ये होगा -1 प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वेयर 1 माइनस 4 होती, तो यहाँ पे 4 अपॉन 2 इंटू a2, तो इट्स -1 प्लस रूट 5/2, और एक आ जाएगा -1 माइनस रूट 5/2। तो इन दो टी की वैल्यू के लिए इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ से हमारे पास फोर्थ ऑप्शन ट्रू होगा, डिटरमिनेंट ऑफ एम जी 0 फॉर एक्जैक्टली 2 वैल्यू ऑफ टी। थर्ड ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन रॉन्ग हो गया, बोलते हैं हर टी के लिए वैल्यू होगा। अगर आप टी को इन दोनों के अलावा कुछ और लोगे तो इसका डिटरमिनेंट 0 नहीं होगा, तो सेकंड ऑप्शन रॉन्ग है। थर्ड बोलता है डिटरमिनेंट ऑफ एम टी इज 0 फॉर इनफाइनाइटली मैनी वैल्यू ऑफ टी, सिर्फ टी की 2 वैल्यू के लिए 0 होगा, तो इसका मतलब थर्ड ऑप्शन में क्या है, रॉन्ग है। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा आंसर फोर्थ, ऑप्शन नंबर फोर्थ। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So this is our next question. The statement of the question is let M4R with a space of all 4 cross 4 matrices over R, मतलब जिसकी एंट्री कहाँ से आ रही हो, सेट ऑफ रियल नंबर से। Let the W is a set matrix from M for R such that the sum of the I and J is equal to K and the value of K is 2, 3, 4 and 5, 6, 7 up to 8 तक इसकी वैल्यू है। Then dimensions of W is what, ठीक है। इसमें क्या पूछ रहा है, वो सिर्फ एक dimensions का क्वेश्चन है ये। Come to the solution। Let इसमें हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, तो हम 4 क्रॉस 4 के मैट्रिक्स को A मान लेते हैं, ठीक है। तो वो हो गया हमारे पास A11 A12 A13 A14 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34 and last row is A41 A42 A43 A44, ठीक है। अब हमें इसकी डायमेंशंस बतानी है, ठीक है। ये हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है जो W से आई है, ठीक है। तो हमें इसमें क्या करना है, इसमें ये बताना है
कि नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट एलिमेंट कितने हैं जो हम अपने मर्जी के अकॉर्डिंग इसमें फिल कर सकते हैं। जितने नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एलिमेंट होंगे इसमें, वही इसकी क्या हो जाएगी, डायमेंशंस हो जाएगी। ठीक है, तो अब देखो हमारे पास गिवन क्या है कि इसमें हमारे पास समेशन ऑफ aij है 0 है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम मान लेते हैं कि k की वैल्यू फर्स्ट 2 है, तो इसमें करेंगे तो ये जाएगा हमारे पास समेशन aij इज इक्वल टू 0 वेयर i प्लस j की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो इसमें कितने एलिमेंट है, ठीक है, जिनमें हमारे पास i प्लस j कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास एक ही एलिमेंट है। ठीक है, ये हमारे पास और तो कोई एलिमेंट नहीं है हमारे पास, इसमें इसका सम 2 आ रहा हो, तो यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा, a11 इज इक्वल टू 0। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, k की वैल्यू क्या ले लेते हैं, k की वैल्यू लेते हैं 3। ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू 3 है, तो इसमें हमारे पास हो जाएगा अब की बार i प्लस j इज इक्वल टू 3। उन सब एलिमेंट का सम जिसमें हमारे पास i प्लस j की वैल्यू कितनी आ रही है, 3 आ रही है, तो इसकी और इसकी, ठीक है, इसके कोरस्पोंडिंग कितनी आएगी हमारे पास, 2 प्लस 1 3, 1 प्लस 2 3। तो यहां से हमारे पास हो जाएगा a21 प्लस a12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, यहां से मैं लिख सकता हूं a21 इज इक्वल टू माइनस a12। ठीक है, फिर क्या हो सकता है हमारे पास, k की वैल्यू कितनी हो सकती है, 4 हो सकती है। तो अब इसमें हमारे पास कितना होएगा कि जो i प्लस j का सम है वो 4 आना चाहिए, तो इसका प्लस इसका और इसका सम कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है, तो यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा, a31 प्लस a22 प्लस a13 इज इक्वल टू 0, और यहां से हमारे पास जो a31 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस a22 प्लस a13। फिर हम k की वैल्यू क्या ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं, तो 5 किस किस का सम आएगा, तो वो आएगा हमारे पास इस पूरी रो का सम 5 आएगा। तो इस पूरी रो का सम 5 आएगा, तो वहां से मैं लिख सकता हूं कि a41 इज इक्वल टू माइनस ऑफ a32 प्लस a23 प्लस a14। ठीक है, फिर हमारे पास k की वैल्यू क्या हो सकती है, 6 हो सकती है, तो यहां से हमारे पास 6 किस किस की वैल्यू होगी, इसकी, इसकी और इसकी। तो यहां से a42 को हम क्या ले सकते हैं, माइनस ऑफ a33 प्लस a24। ठीक है, फिर k की वैल्यू लास्ट में क्या हो सकती है, 7 हो सकती है, तो यहां से 7 किस किस की होगी, इसकी और इसकी। तो यहां से हमारे पास a43 को मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस ऑफ a34, और लास्ट में k की वैल्यू क्या हो सकती है, 8 हो सकती है, तो यहां से a44 एलिमेंट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, अब हम यहां से इस मैट्रिक्स को चेंज करके कैसे लिख सकते हैं, यहां से हम लिख सकते हैं, देखो मैंने किस टाइप से लिखा है कि जो हमारे पास ये वेरिएबल है, ये एलिमेंट है और ये एलिमेंट है, इनकी वैल्यू मैंने जितनी 7 वैल्यू वहां से फाइंड आउट करी है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, a11 0 है, तो यहां से ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये एज इट इज a12 a13 और a14। फिर a21 की वैल्यू कितनी है, माइनस a12। ठीक है, माइनस a12। फिर ये एज इट इज a22 a23 a24। फिर हमारे पास a31 की वैल्यू क्या है, माइनस ऑफ a22 प्लस a12। ये एज इट इज a32 a33 और a34। फिर लास्ट में हमारे पास है a41। ठीक है, a41 की वैल्यू ये रही, माइनस a32 प्लस a23 प्लस a14। ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ a41। फिर a42 इसकी वैल्यू है हमारे पास यहाँ पे माइनस ऑफ a33 प्लस a24। ठीक है, फिर हमारे पास a43 इसकी वैल्यू है माइनस a34, इसकी वैल्यू 0 है। अब देखो जो ये वाला कॉलम है और ये वाली रो है, तो इसमें इन्हीं एलिमेंट का यूज हो रखा है। a12 ये रहा, a21 a12 ये रहा यहाँ पे। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या होगा, अब हमारे पास इनका यूज करके, इन 9 एलिमेंट का यूज करके ये एलिमेंट बने हुए हैं। ठीक है, तो हम यहां से क्या करेंगे, ठीक है, तो अब यहां से हम क्या करेंगे, यहां से हम इन 9 एलिमेंट को अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग भर सकते हैं। यानी कि 9 के 9 एलिमेंट हमारे पास क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट, मतलब इंडिपेंडेंट है, आप इनके अकॉर्डिंग कुछ भी भर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास जो डायमेंशंस आएगी W की वो कितनी हो जाएगी, वो जाएगी हमारे पास 9 एलिमेंट है, तो 9। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा
वो आंसर बनेगा थर्ड। 9 डायमेंशंस होगी किसकी, W की। तो सिंपली हमारे पास डायमेंशंस का क्वेश्चन था, जो नॉर्मली एक क्वेश्चन तो एग्जाम में आता ही आता है, ठीक है। तो सिंपल सी कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन था, इसको हम इस तरह से करेंगे, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट A be the matrix given this, then the linear system of equation AX is equal to Y has a solution, ठीक है। ओनली फॉर इस y, ठीक है, इस y के लिए होगा। फिर थर्ड में सेकंड बोलता है इस y के लिए होगा, फोर्थ में बोलता है इस y के लिए होगा, थर्ड में बोलता है इस y के लिए, फोर्थ में फॉर ऑल y के लिए होगा। मतलब फोर्थ ऑप्शन को अगर अल्टरनेटिव लिखें तो हम ये लिख सकते हैं कि y इज इक्वल टू एक्स वाई जेड बिलोंगिंग टू आर क्यूब एंड एक्स वाई जेड बिलोंगिंग टू आर क्यूब, ठीक है, ठीक है। इनसे हर एक y के लिए इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये। देखो फर्स्टली हम इसको ऐसे सोच सकते हैं कि ए मैट्रिक्स गिवन हमारे पास, तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कोई बनाए, हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, ए कोलन बी की जगह उसने क्या दिया हुआ है, y दिया हुआ है, ठीक है। तो y हम मान लेते हैं वेक्टर क्या होगा हमारे पास, लेट y इज इक्वल टू एक्स वाई जेड, ये मान लिया मैंने। तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या बनेगी, ये हमारे पास बनेगी 2 0 5 1 2 3 -1 5 1, और यहाँ पे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स वो बनेगी एक्स वाई जेड, ठीक है। अब ये देखते हैं हम इसका सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करेगा। ये बोलता है इसका सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करेगा, किस y के लिए करेगा, हमें एक्स वाई जेड पे कंडीशन लेके आनी है, ठीक है। कि यहाँ पे ये दोनों जीरो होंगे तभी करेगा, या फिर ये एक्स और जेड जीरो के तभी करेगा, या फिर सिर्फ एक्स जीरो का तभी करेगा, ठीक है। तो अगर हम इस मैट्रिक्स की को रो इक्लोन फॉर्म में चेंज करें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 0 5 x, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके ये स्प्लिट कर देते हैं, तो ये जाएगा 0, यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ पे हो जाएगा 1, और यहाँ पे हो जाएगा 2y माइनस एक्स, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके ये ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पे 0, इसमें करेंगे तो यहाँ पे 10, ठीक है। यहाँ पे ये करेंगे तो ये 7, और यहाँ पे हो जाएगा 2z प्लस एक्स, ठीक है, ये हो जाएगा। फिर हम क्या करते हैं, इसको पहले क्या करते हैं, 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको कर देते हैं 10 से मल्टीप्लाई, या फिर इसको 1/4 कर देते हैं, तो ये जाएगा 4 की जगह 1, यहाँ पे 1/4, ठीक है, और यहाँ पे 1/4, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको 10 से मल्टीप्लाई करके इसमें करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 0 5 x 0 1 1/4 1/4 2y माइनस एक्स, यहाँ से हो जाएगा 0, यहाँ से हो जाएगा 10 से मल्टीप्लाई करके इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, यहाँ से करेंगे तो ये जाएगा 7 माइनस 10/4, ठीक है, 10/4 यानी 5/2, ठीक है। तो ये जाएगा हमारे पास 9/2, ये हो जाएगा हमारे पास 2z प्लस एक्स माइनस 10/4 इंटू 2y माइनस एक्स, ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखो बच्चों, यहाँ पे पीवट आ गया, यहाँ पे पीवट आ गया, और यहाँ पे पीवट आ गया, तो अब एक्स वाई जेड की वैल्यू कुछ भी हो, इसका हमेशा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का हमेशा सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, बिकॉज यहाँ पे पीवट एलिमेंट, यहाँ पे पीवट एलिमेंट, और हम इनफैक्ट हर एक y के लिए आप कुछ भी ले लो और सिस्टम एग्जिस्ट करेगा, और एग्जिस्ट भी किस तरह करेगा, यूनिकली, ठीक है, यूनिकली एग्जिस्ट करेगा, आप इतनी भी गारंटी दे सकते हो, ठीक है, यूनिकली एग्जिस्ट करेगा। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है हमारे पास, दूसरा तरीका ये हो सकता है कि इसको हम डिटरमिनेंट मेथड से सोल्व करें, ठीक है। जैसे ये दे रखा है उसने, ए की वैल्यू ये दे रखी है, तो यहां से अगर ए का डिटरमिनेंट फाइंड आउट करें तो ए का डिटरमिनेंट कितना होगा हमारे पास, इसके इससे एक्सपेंड करें तो 2 इंटू 2 माइनस 15 फिर प्लस 5, ये हो जाएगा हमारे पास 5 प्लस 2, ठीक है। तो हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू माइनस 13 प्लस 5 इंटू 7, ये हो जाएगा हमारे पास 26 प्लस 35, तो हो जाएगा हमारे पास 9। तो डिटरमिनेंट a 9 आया, विच इज नॉट इक्वल टू 0, देन लीनियर सिस्टम ax इज इक्वल टू y, दिस इंप्लाइज दैट a इनवर्स एग्जिस्ट, a का डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, a इनवर्स इंटू वाई, तो a इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो हर एक y के लिए ये x क्या है, इसका सॉल्यूशन है, तो हर एक y के लिए a इनवर्स से मल्टीप्लाई करने के बाद सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। और ये भी इससे भी ये भी आ सकता है कि यूनिकली करेगा, तो इसका जो आंसर बनेगा वो फोर्थ आंसर बनेगा, ठीक है, कि हर एक y के लिए इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। ओनली की वजह से फर्स्ट गलत, सेकेंड गलत, थर्ड गलत, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो भी क्या बनेगा, फोर्थ ऑप्शन। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
This is our next question. Let C01 be the space of all continuous real valued function defined on the closed interval 0, 1. Define a relation fg such that integration of f of t into g of t whole square from 0 to 1 with respect to t for all fg belonging to the set of real valued continuous function defined on 0, 1, then which of the following statement is true. ठीक है, हमें ये बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। तो चारों के चारों जो ऑप्शन है उसमें उसने इनर प्रोडक्ट है या नहीं, बाइलिनियर फॉर्म है या नहीं, उस पे इसने क्वेश्चन किया हुआ है। ठीक है, नाउ कम टू द सॉल्यूशन पार्ट। सबसे पहले में देखते हैं कि देखो इसने बाइलिनियर फॉर्म और इनर प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो ये ऐसा क्वेश्चन हमने पहली वीडियो में भी किया था कि जो इनर प्रोडक्ट है, ठीक है, इनर प्रोडक्ट के लिए हमारे पास चार कंडीशन होनी चाहिए। फर्स्ट कंडीशन कि जो u की जो इनर प्रोडक्ट है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, और दूसरी है हमारे पास कि u की इनर प्रोडक्ट 0 होगी इफ एंड ओनली इफ u इज इक्वल टू 0। सेकेंड कंडीशन क्या थी हमारे पास, u v की इनर प्रोडक्ट सिमेट्रिक होनी चाहिए, v u के इक्वल हो सकती है। थर्ड क्या थी कि u अल्फा v है वो किसके इक्वल होना चाहिए, अल्फा इनर प्रोडक्ट ऑफ u v। ठीक है, ये होनी चाहिए। फोर्थ कंडीशन क्या है कि u ठीक है v प्लस w है, इसकी इनर प्रोडक्ट स्पेस u v प्लस v w इसके इक्वल हो सकती है। ठीक है, और हमारे पास जो दूसरा बाइलिनियर, ठीक है, बाइलिनियर के लिए हमारे पास क्या है, बाइलिनियर फॉर्म के लिए फर्स्ट कंडीशन क्या है कि बाइलिनियर ऑफ u प्लस v w है वो बाइलिनियर ऑफ u w, ठीक है, प्लस बाइलिनियर फॉर्म ऑफ v w के इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, सेकंड कंडीशन क्या है कि बाइलिनियर ऑफ अल्फा u v, ठीक है, इसकी अगर हम बाइलिनियर फॉर्म करें तो ये अल्फा इंटू बाइलिनियर फॉर्म ऑफ u v इसके इक्वल होना चाहिए। थर्ड क्या है, बाइलिनियर फॉर्म ऑफ u v प्लस w है तो बाइलिनियर फॉर्म ऑफ u v प्लस बाइलिनियर फॉर्म ऑफ v w इसके इक्वल होना चाहिए। और जो फोर्थ है बाइलिनियर फॉर्म ऑफ u अल्फा v है वो किसके इक्वल होनी चाहिए, अल्फा इंटू बाइलिनियर फॉर्म ऑफ u v। तो ये हमारे पास दो डेफिनेशन है इनर प्रोडक्ट की और बाइलिनियर फॉर्म की। अब उसने क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में उसने दिया हुआ है हमारे पास एफ ऑफ टी इनर, मतलब जो रिलेशन है वो इस तरह डिफाइन किया हुआ है, दिस इज इक्वल टू द इंटीग्रेशन 0 to 1 एफ ऑफ टी जी ऑफ टी होल स्क्वायर इंटू डी टी। नाउ इफ वी टेक दिस कंडीशन, ठीक है, इसकी थर्ड कंडीशन ले या फिर बाइलिनियर फॉर्म की अगर हम ये कंडीशन ले फोर्थ, ठीक है, तो अगर ये कंडीशन लास्ट वाली कंडीशन चेक करने लग जाए तो हमने ले लिया एफ अल्फा इंटू जी इज इक्वल टू, ये आना किसके इक्वल चाहिए, अल्फा इंटू इनर प्रोडक्ट स्पेस ऑफ एफ एंड जी या बाइलिनियर फॉर्म ऑफ एफ एंड जी। तो यहाँ से करेंगे तो 0 to 1 एफ ऑफ टी, यहाँ से हो जाएगा अल्फा इंटू जी ऑफ टी का होल स्क्वायर इंटू डी टी, टेकिंग अल्फा स्क्वायर थ्रू आउट कॉमन, तो यहाँ से हो जाएगा अल्फा स्क्वायर, तो हो जाएगा अल्फा स्क्वायर एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से करें तो बाइलिनियर फॉर्म तो ये इसके इक्वल आ रहा है, लेकिन अल्फा स्क्वायर आ रहा है, आना कितना चाहिए था, अल्फा आना चाहिए था। दिस इंप्लाइज दैट दिस इज नॉट ए बाइलिनियर फॉर्म। ठीक है, ये हमारे पास बाइलिनियर फॉर्म नहीं होंगी, और अगर बाइलिनियर फॉर्म नहीं है तो ये इसका फोर्थ एक्सियम है इनर प्रोडक्ट का, तो दिस इंप्लाइज दैट नॉट ए इनर प्रोडक्ट आल्सो। ठीक है, इनर प्रोडक्ट भी हमारे पास ये नहीं होगा। तो ऑप्शन की तरफ आते हैं। फर्स्ट में बोलता है इज एन इनर प्रोडक्ट, नहीं है। सेकंड में बोलता है इज ए बाइलिनियर फॉर्म भी नहीं है, सेकंड कट। थर्ड में बोलता है इज नॉट ए बाइलिनियर फॉर्म, यस ये हमारे पास आ गया कि ये बाइलिनियर फॉर्म नहीं है, तो ये ऑप्शन ट्रू हो जाएगा। फोर्थ में बोलता है कि एफ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल एफ के लिए बोल रहा है, तो इस ऑप्शन के लिए मान लो मैंने एफ की वैल्यू ये ले ली, ठीक है, एफ ऑफ टी मैंने ले लिया -1/3, ठीक है, ये ले लिया। तो अब f इंटू एफ की इनर प्रोडक्ट डिफाइन करें तो हो जाएगा 0 to 1 -1/3 और यहाँ से हो जाएगा -1/3। कांस्टेंट फंक्शन है तो इस C01 से कॉन्टिन्यूस हो जाएगा 0 1 पे, तो इस जिससे बिलोंग करेगा ये C01 से बिलोंग करेगा। इसका स्क्वायर इंटू डी टी, ये हो जाएगा -1/3, इसका हो जाएगा -1/9 +1/9 और यहाँ पे t
इंटीग्रेशन 0 to 1, तो ये कितना आ जाएगा -1/27 विच इज़ लेस देन 0, विच इज़ नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एंड फोर्थ ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, इस काउंटर एग्जाम्पल से रॉन्ग हो जाएगा। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। तो इसका 3 आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे करेंगे, ठीक है। इजी क्वेश्चन था, आप इसको इस तरह इसको कर सकते हो। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन इज लेट टी बी ए मैप फ्रॉम द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर टू द matrix of order 2 cross 2 whose entries from the set of real number with a given map such that T map a complex number to the matrix this such that whose A11 first and fourth entry are same and they are remaining entries are negative for each other, then which of the following statement is false। ठीक है, सबसे पहले तो इसको बॉक्स में कर लेते हैं। उसने पूछा है कि कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है, तो मतलब जो ट्रू स्टेटमेंट है वो हमारे पास इसका आंसर नहीं होंगी, ठीक है। जो ट्रू स्टेटमेंट होगी वो आंसर नहीं होगा हमारे पास, जो गलत स्टेटमेंट है वो आंसर होगा हमारे पास, ठीक है। और मैं लास्ट में क्वेश्चन के लास्ट में टेक्निक बताऊंगा कि कैसे इन फॉल्स वाले क्वेश्चन को हम हैंडल करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास फोर्थ ऑप्शन इसने दी हुई है कि टी ऑफ Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू टी ऑफ Z1 इंटू टी ऑफ Z2। सेकंड बोलता है टी ऑफ Z इज सिंगुलर इफ एंड ओनली इफ Z इज इक्वल टू 0। थर्ड में बोलता है देयर डज नॉट एग्जिस्ट नॉन जीरो मैट्रिक्स ए सच दैट द ट्रेस ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 0। कोई भी ऐसी मैट्रिक्स एग्जिस्ट नहीं कर सकती ए जिससे इसका ट्रेस क्या हो, 0 हो। फोर्थ जो बोलता है कि ये प्लस पे ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन तो सिंपल कैलकुलेशन बेस्ड है, ठीक है। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट ऑप्शन से चेक करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन को चेक करते हैं सबसे पहले। तो इसमें मान लेते हैं कि जो Z1 है उसकी वैल्यू है x1 प्लस आयोटा y1 और जो Z2 है उसकी वैल्यू है x2 प्लस आयोटा y2। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है, t ऑफ Z1 इंटू Z2, तो ये जाएगा t ऑफ Z1 इंटू Z2। इन दोनों के मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा हमारे पास x1 इंटू x2। फिर हम सबसे पहले इसका रियल पार्ट लिख लेते हैं, तो x1 x2 इसके कोरस्पोंडिंग इसका इमेजिनरी पार्ट आएगा, ठीक है। हमारे पास जो रियल पार्ट आएगा वो इसके मल्टीप्लाई इसके करने से आएगा, तो वो आएगा माइनस y1 y2 प्लस आयोटा, ठीक है। फिर इमेजिनरी पार्ट क्या आएगा x1 y2, फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे करने से प्लस y1 x2 ये आ जाएगा। फिर ये क्या करता है, मैपिंग किस तरह से डिफाइन कर रखी है उसने कर रखी है कि जो ये है, ये जो फर्स्ट रियल पार्ट है ये इस तरफ आएगा और ये हमारे पास इसका नेगेटिव आएगा यहाँ पे एज इट इज। तो ये इसका रियल पार्ट है, तो ये जाएगा x1 x2 माइनस y1 y2, ठीक है। यहाँ पे भी एज इट इज x1 x2 माइनस y1 y2, यहाँ पे एज इट इज x1 y2 प्लस y1 x2, ठीक है। और यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस x1 y2 प्लस y1 x2, ठीक है। तो ये आ जाएगी इसकी लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। अब हम क्या करेंगे राइट हैंड साइड में t ऑफ Z1, तो यहाँ से करें तो t ऑफ Z1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, t ऑफ Z1 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास x1 y1 माइनस y1, ठीक है, यहाँ से। और t ऑफ Z2 है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, उसकी वैल्यू आ जाएगी x2 y2 माइनस y2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे t ऑफ Z1 इंटू टी ऑफ Z2, इन दोनों की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो इन दोनों की मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई, तो x1 y1 माइनस y1 x1 इंटू x2 y2 माइनस y2 x2, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जाएगा हमारे पास x1 x2 माइनस y1 y2 x1 y2 माइनस y1 x2, ठीक है, सॉरी प्लस यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास माइनस x1 y2 प्लस y1 x2, ये जाएगा x1 x2 माइनस y1 y2। और ये हमारे पास क्या है इसकी लेफ्ट हैंड साइड, ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स सेम है, तो हमारे पास क्या आ जाएगी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, मतलब ये जो वैल्यू है ये इसके इक्वल है। तो फर्स्ट ऑप्शन ट्रू है, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन ट्रू है, लेकिन उसने फॉल्स पूछा है तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, ठीक है, ये हमारा आंसर नहीं होगा। ओके, सेकंड पे आते हैं, ठीक है। अब सेकंड को कैलकुलेट करते हैं। सेकंड ऑप्शन उसने क्या दिया हुआ है, टी ऑफ जेड इज सिंगुलर, मतलब टी ऑफ जेड उसका डेटर्मिनेंट 0 है इफ एंड ओनली इफ तो दोनों तरफ आएगा इम्प्लीकेशन का z इज इक्वल टू 0। तो हम क्या करते हैं टी ऑफ जेड की मैट्रिक्स हमारे पास ये है, ठीक है, टी ऑफ जेड ये है, मतलब ये 0 कब होगा, जब इसका डेटर्मिनेंट 0 होगा। तो हम इसको डेटर्मिनेंट को एक्सपेंड करते हैं, तो ये हो जाएगा x y माइनस y एंड x इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट x स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और जो x और y है वो हमारे पास क्या है, रियल नंबर है। अब ये भी पॉजिटिव क्वांटिटी है, ये भी पॉजिटिव क्वांटिटी है और उनका सम हमें 0 चाहिए। तो हमारे पास एक ही पॉसिबिलिटी हो सकती है कि x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0, सिर्फ यही पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा z इज इक्वल टू 0। z की वैल्यू क्या होती है, x प्लस आइटा y। इफ x एंड y बोथ आर 0 वी गेट z इज इक्वल टू 0। तो और वी कैन से दैट z इज इक्वल टू 0। तो एक ही पॉसिबिलिटी है कि डिटरमिनेंट ऑफ z का 0 जब होगा जब z को 0 ना पड़ेगा। तो फोर्थ ऑप्शन ट्रू है, लेकिन उसने फॉल्स पूछा है, तो सेकंड ऑप्शन भी हमारे पास इसका आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारे पास इन्वेस्टिगेशन फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन की। सिंपल कैलकुलेशन बेस्ड थे, आप इनको आसानी से कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन ट्रू है, लेकिन उसने फॉल्स पूछा है, तो हमारे पास ये जो है आंसर नहीं बनेंगे। नाउ कम टू द थर्ड ऑप्शन। ठीक है, अब हम थर्ड को चेक करते हैं। थर्ड में बोलता है देयर डज नॉट एग्जिस्ट नॉन जीरो मैट्रिक्स ए सच दैट द ट्रेस ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 0। तो मान लेते हैं, मान लिया हमने कि लेट ए एग्जिस्ट करती है और मैंने उसका नाम दे दिया ए बी सी डी, ये नाम दे दिया। और उसमें मैंने बोल दिया कि ए बी सी डी है, ए बी सी डी है वो नॉट इक्वल टू 0 है। अगर ए बी सी डी 0 के इक्वल हो जाते हैं सारे, तो ये हमारे पास 0 मैट्रिक्स बनेगी। उसने नॉन 0 बोला है, तो बोलता है कि जो इसका ट्रेस है वो 0 नहीं हो सकता। ठीक है, तो हम इसका ट्रेस फाइंड आउट करते हैं। ट्रेस फाइंड आउट करने के लिए हमें मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी होगी। तो टी ऑफ जेड इंटू ए इज इक्वल टू वट इज द वैल्यू ऑफ टी ऑफ जेड इज एक्स वाई माइनस वाई एक्स इंटू ए बी सी डी। नाउ मल्टीप्लाइंग दिस टर्म वी फाइंड आउट दैट बाय मल्टीप्लाइंग these two matrix we find out that ax प्लस वाई सी, यहाँ से हो जाएगा हमारे पास बी एक्स प्लस वाई डी, यहाँ से हो जाएगा हमारे पास माइनस ए वाई प्लस एक्स सी, और यहाँ से हो जाएगा माइनस बी वाई प्लस एक्स डी। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा टी ऑफ जेड इंटू ए। अब हमें क्या चाहिए, इसका ट्रेस चाहिए। तो ट्रेस ऑफ, यहाँ से हमारे पास ट्रेस ऑफ ए टी ऑफ जेड इंटू ए, इसका ट्रेस किसके इक्वल हो जाएगा, डायगोनल एलिमेंट का सम। तो हो जाएगा ए एक्स प्लस वाई सी माइनस बी वाई प्लस एक्स डी। तो इसको मैं लिख सकता हूँ ए प्लस डी इंटू एक्स प्लस सी माइनस बी इंटू वाई। ठीक है, ये आ जाएगा ट्रेस ऑफ टी ऑफ जेड इंटू ए। अब ये बोलता है कि ये 0 होगा। ठीक है, ये 0 होगा। ठीक है, देयर डज नॉट एग्जिस्ट ए मैट्रिक्स ए सच दैट ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल टू 0। हम ये देख लेते हैं कि ट्रेस 0 कब होगा। तो हमारे पास ट्रेस ऑफ टी ऑफ जेड इंटू ए इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट दिस होल क्वांटिटी बिकम 0। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, ए प्लस डी इज इक्वल टू 0 एंड सी माइनस बी इज इक्वल टू 0। यहाँ से ए इज इक्वल टू माइनस डी और यहाँ से सी इज इक्वल टू बी या बी इज इक्वल टू सी। तो हम अगर इस टाइप की मैट्रिक्स ले ले और उसके साथ ये कंडीशन लगा दे सच दैट a इज इक्वल टू माइनस डी या d इज इक्वल टू माइनस ए एंड b इज इक्वल टू सी, तो हर एक, तो ये मैट्रिक्स क्या बन जाएगा, इसको लिखें तो a इज इक्वल टू ए, ठीक है, माइनस ए, और ये हो जाएगा b। तो अगर हम इस टाइप की मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई इस t ऑफ z से कराएंगे तो t ऑफ z इंटू ए का ट्रेस 0 हो जाएगा। हमने ये कैलकुलेट कर दिया। तो ऐसी मैट्रिक्स एग्जिस्ट करती है। ठीक है, लेकिन ये बोलते हैं देयर डज नॉट एग्जिस्ट। लेकिन अब ये क्या हो जाएगी, ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गई, बिकॉज ऐसी मैट्रिक्स एग्जिस्ट करती है और मैट्रिक्स क्या है, ये मैट्रिक्स है। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, तो उसने फॉल्स पूछा है, तो हमारे पास ये ट्रू हो जाएगा, आंसर ट्रू हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम ऐसे करेंगे, ऑप्शन को ऐसे करेंगे। फोर्थ ऑप्शन को, वैसे तो पार्ट बी का क्वेश्चन है तो फोर्थ ऑप्शन चेक करने की हमें जरूरत नहीं है, लेकिन अगर फोर्थ ऑप्शन भी अगर हम वेरीफाई करें तो टी ऑफ, इसमें भी हम z1 को मान लेते हैं x1 प्लस आयोटा y1 और z2 को मान लेते हैं x2 प्लस आयोटा y2। तो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड कैलकुलेट करें तो ये जाएगा टी ऑफ z1 प्लस z2, दिस इंप्लाइज दैट टी ऑफ x1 प्लस x2 प्लस आयोटा y1 प्लस y2। सो फ्रॉम हेयर द वैल्यू ऑफ दिस मैट्रिक्स इज x1 प्लस x2, x1 प्लस x2, y1 प्लस y2 एंड माइनस ऑफ y1 प्लस y2। दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड। और राइट हैंड साइड कैलकुलेट करें तो टी ऑफ z1, यहाँ से टी ऑफ z1, ठीक है, टी ऑफ z1
प्लस टी ऑफ Z2। टी ऑफ Z1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, x1 y1 माइनस y1, ठीक है, प्लस टी ऑफ Z2 की वैल्यू x2 y2 माइनस y2 x2। दोनों को ऐड करेंगे तो x1 प्लस x2 y1 प्लस y2 माइनस y1 माइनस y2, इसको माइनस कॉमा ले लेते हैं, y1 प्लस y2, यहाँ आ जाएगा x1 प्लस x2। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आई है, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो मतलब फोर्थ ऑप्शन ट्रू है, इसका ट्रू है तो ये आंसर नहीं बनेगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर करेगा क्या बनेगा, थर्ड, ठीक है। अब देखो अगर किसी बच्चे को ये कंफ्यूजन हो रही हो कि ये गलत है ट्रू है, कई बार बच्चे ऐसे इसमें कंफ्यूजन होते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में, तो इस टाइप के क्वेश्चन में कंफ्यूजन नहीं होना है। देखो इसको हम ऐसे करेंगे, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट ऑप्शन, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ। एक बार क्या करो, एक बार ये उनके टिक कर लो जो आंसर बन रहे हैं, ठीक है, जो स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू थी, ये स्टेटमेंट ट्रू थी, ये स्टेटमेंट फॉल्स थी, तो इसको क्रॉस कर दो, ये स्टेटमेंट ट्रू थी, ट्रू स्टेटमेंट को टिक कर लो। पार्ट बी का क्वेश्चन है, तो अब जिस पे गलत है ना, जिस पे क्रॉस का निशान है वो बबल कर दो, ठीक है। तो ये सबसे आसान टेक्निक होती है जो फॉल्स वाले क्वेश्चन है उनको ठीक करने की, ताकि कंफ्यूजन ना हो। अगर आप सीधा ही ट्रू फॉल्स में कंफ्यूजन होगे, और कई बार बच्चा क्या होता है फॉल्स नहीं देखता है, पार्ट बी का क्वेश्चन है, ठीक है, तो क्या करता है उसने, मान लो यही क्वेश्चन है, उसने फर्स्ट ऑप्शन को वेरीफाई किया और हमने देखा कि वेरीफाई करने के बाद फर्स्ट ऑप्शन ट्रू आ रहा है और उसने फॉल्स नहीं देखा, वो हड़बड़ाहट में क्या करेगा, बबल को, फर्स्ट वाले बबल को वो कर देगा, फिल कर देगा, तो फिर वो देखेगा यहाँ पे फॉल्स था, फिर कुछ नहीं कर सकता एग्जाम में वो, तो वहां पे उसको तभी पता चल जाता है कि उसने क्वेश्चन गलत अटेम्प्ट कर दिया, ठीक है। तो इस तरह की गड़बड़ ना हो तो सबसे पहला हमारा फर्स्ट काम क्या है, फॉल्स वाली स्टेटमेंट को बॉक्स में कर लो, ज्यादा ही नहीं दिख रहा तो एक और बॉक्स ड्रॉ कर लो इसके ऊपर, ठीक है। अब तुम्हें वेरीफाई होगा कि फॉल्स स्टेटमेंट को हमने बबल करना है, ठीक है। तो अगर ज्यादा वो कंफ्यूजन नहीं हो रही है तो आप डायरेक्टली जैसे मैंने किया है इस टाइप से कर सकते हो, और अगर ऐसा नहीं है, कंफ्यूजन हो रही है, और मोस्टली बच्चों को एग्जाम में कंफ्यूजन हो जाती है, और एग्जाम देने के बाद बच्चे बोलते हैं कि ये कंफ्यूजन हो गई हमारे पास, मैंने फॉल्स नहीं देखा, फॉल्स देख लिया लेकिन ट्रू स्टेटमेंट को हमने टिक कर दिया। तो इस टाइप के जो सिली मिस्टेक है उनको बचने के लिए इस क्वेश्चन को हमें ऐसे अटेम्प्ट करना चाहिए, जो करेक्ट है उसको टिक करो, जो फिर जो क्रॉस है, जो गलत आंसर है, फॉल्स पूछा गया तो उसको हम बबल कर देंगे, और ऐसे हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अटेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। तो ये थे हमारे पास पार्ट बी के, तो पार्ट बी के क्वेश्चन हमने डिस्कस किए लीनियर अलजेब्रा के, ठीक है। ये 5 क्वेश्चन पूछे गए थे जो बिल्कुल इजी क्वेश्चन थे CSA नेट दिसंबर 2019 के, ठीक है। तो इसी तरह हम और वीडियो में कुछ पार्ट सी के करेंगे और अदर सब्जेक्ट के भी क्वेश्चन डिस्कस करते रहते हैं, ओके। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।